students, a warm good morning to all of you. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So dear students, today in our science class, we will start with class 5th. And today we will start our new chapter, lesson 11, force, machine and energy. Okay, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, lesson 11, force, machine and energy. So today we will do difficult word of this chapter and reading also. Okay, so let's we get start. First is pushing, pushing, pushing. Second is machine, machine, machine. Third is gravitational, gravitational, gravitational. Fourth is astronaut, astronauts, astronauts. Next is hydroelectric, hydroelectric, hydroelectric. Sixth is mechanical, mechanical, mechanical. Seven is frictional, frictional, frictional. 8 is spaceship, spaceship, spaceship. 9th is buoyant, buoyant, buoyant. So students, these are difficult words of chapter 11. You will write in your fair notebook of science, okay, and learn also. Friends, let's we start our new chapter 11, okay. फोर्स, मशीन एंड एनर्जी. फोर्स मीन्स क्या होता है? बल. मशीन क्या होता है? यंत्र. एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द टॉपिक्स फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्सेस. ओके, ये फोर्स के टाइप हैं. सिंपल मशीन, लेवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली, ये कुछ सिंपल मशीन्स हैं. एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. एनर्जी के टाइप्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, फोर्स. फोर्स मीन्स क्या होता है? बल लगाना. ओके, द पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी चीज़ को धक्का लगाना या खींचना, उसका मतलब क्या है? फोर्स लगा रहे हो. अगर आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप किसी भी डेस्क को या फिर चेयर को किसी को भी धक्का लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो. ओके, वी पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. हम कई बार क्या करते हैं? पुश और पुल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. व्हेन वी हैव टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, वी पुश द बटन, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बटन को पुश करना पड़ेगा. व्हेन वी हैव टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर, अगर हमें कंप्यूटर पे टाइप करना है, कुछ लिखना है, वी जेंटली पुश द कीज, तो हम आराम से क्या करते हैं? कीज को पुश करते हैं. ए चाइल्ड व्हेन स्टार्ट वॉकिंग, जब कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है, पुश द स्ट्रिंग टॉयज, तो वो कैसे स्टार्ट करता है? किसी भी खिलौने की जो डोर होती है उसको पकड़ के खींच के उसको क्या करता है? खुद चलना स्टार्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बॉय प्रेसिंग द कीज. ठीक है, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? कीज को प्रेस कर रहा है. ए चाइल्ड पुशिंग द टॉय, बच्चा है जो क्या कर रहा है? अपने टॉय को, अपने खिलौने को पुश कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इफ फोर्स इज अप्लाई टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कैन मूव. अगर आप स्थिर कोई भी चीज़ रखी हुई है, पहले से स्थिर है, स्टेशनरी है, तो अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या करने लग जाएगी? मूव करने लग जाएगी. ठीक है. इफ़ फोर्स इज अप्लाई टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, इट कैन मूव फास्टर, तो वो और ज़्यादा तेज मूव करने लग जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट कैन शो डाउन स्टॉप विद फोर्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या करना है? धीरे धीरे वो रुक रहा है और उसको आपको स्टॉप करना है, तो क्या करोगे? फोर्स लगा के कर सकते हो. ठीक है.
एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द डायरेक्शन विद फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी डायरेक्शन को फोर्स से चेंज कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज विद फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को अगर चेंज करना है तो आप फोर्स लगा के इसको चेंज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे टाइप्स हैं फोर्सेस के, बल के टाइप हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। द अर्थ हैज़ ए फोर्स दैट अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, अर्थ है जो हमारी पृथ्वी है उसके पास एक ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड इन द एयर, अगर आप कोई भी बॉल है उसको एयर में फेंकते हो, ठीक है, इट कम डाउन बैक ऑन द अर्थ, तो आपको पता है अगर आप ऊपर उछाल रहे हो तो वो आएगी कहाँ पे, अर्थ पे ही आएगी वापस, ये नहीं कि वहीं पे रुक जाएगी। बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा किस लिए होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो चीज़ें वहाँ भी रुक सकती है, ठीक है, एयर में भी रुक सकती है, नीचे नहीं आ सकती, तो ये सब किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव दिस फोर्स, अगर अर्थ के पास ये फोर्स नहीं होगा, थिंग्स वुड हैव बीन फ्लोटिंग, तो जो चीज़ें होंगी वो तैरेंगी, ठीक है, फ्लोट करेंगी। लाइक द एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेसशिप इन स्पेस, जैसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो अंतरिक्ष यान में जाते हैं, तो जो स्पेस होता है अंतरिक्ष में, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे फ्लोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है, चुंबकीय, जो अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करता है अपनी दूसरी चीज़ों को। मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन एंड निकल, जो ऑब्जेक्ट आयरन से बने हैं, निकल से बने हैं, उन ऑब्जेक्ट को मैग्नेट क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। दिस फोर्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेट का जो फोर्स है इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आयरन नेल्स होती हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मांसपेशीय जो फोर्स होता है, मांसपेशी के द्वारा जो लगाया जाता है। व्हेन वी यूज आवर लिम्स टू पुल और पुश ऑब्जेक्ट वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स, अगर हम अपने अंगों का यूज़ करते हैं चीज़ों को पुश और पुल करने के लिए तो हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स व्हेन वी प्लक अ फ्रूट फ्रॉम अ ट्री, अगर हम पेड़ से फ्रूट को प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मसल्स का यूज़ हो रहा है। पुलिंग ए सूटकेस ट्रॉली इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, अगर हम सूटकेस ट्रॉली को भी पुश कर रहे हैं तो ये भी मस्कुलर फोर्स के थ्रू ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होता है, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक मीन्स क्या होता है, लचकदार। वी कैन स्ट्रेच और कंप्रेस थिंग्स विद इलास्टिक फोर्स, हम चीज़ों को खींच सकते हैं, दबा सकते हैं, किसकी हेल्प से, इलास्टिक फोर्स की हेल्प से। इट इज़ यूज इन रोप्स, ठीक है, फॉर बंगी जंपिंग एंड अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स, दूसरे जो भी खेल हैं उन सभी के लिए, रस्सी कूदने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है जिसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उसमें किसका यूज़ होता है, इलास्टिक फोर्स का यूज़ होता है, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मशीन से जो फोर्स लगाए जाते हैं। मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाई इन ऑल दिस सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन से जो भी फोर्स लगाए जाते हैं वो मैकेनिकल फोर्स हैं। लाइक सीजर्स, स्टेपलर्स, इनसे जो हम वर्क करते हैं सीजर और स्टेपलर से, वो मैकेनिकल फोर्स होते हैं। ओके, सो हेयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ मैकेनिकल फोर्स, यहाँ पे अलग अलग यूजेस है मैकेनिकल फोर्सेस के। हेयर इज सीजर एंड स्टेपलर यूजेस। नेक्स्ट इज बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होता है, बॉयंट मीन्स क्या होता है, बहता हुआ। व्हेन वी पुश आ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डाउन इन अ वाटर, जब हम कोई भी चीज़ है उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, तैरती हुई चीज़ को, कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और हम वाटर के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इट कम्स अप, तो क्या होगा, हम ज़बरदस्ती पुश करेंगे तो वो ऊपर आएगा। व्हेन एन अपवर्ड थ्रस्ट, जब ऊपर की तरफ धकेलेगा तो ये क्या है,
फोर्स कौन सा है ये, दिस इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। इसको क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। फॉर एग्जांपल डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, अगर हम स्विमिंग पूल में डाइव कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर, बॉयंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंप्लीटेड आवर टॉपिक बॉयंट फोर्स। ओके, यहाँ तक हमने अपने रीडिंग जो है कंप्लीट कर ली। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड रीड ऑल्सो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 17, Government of India. Dear students, जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको आज हम रीड करते हैं, यानी कि इंडिया की जो सरकार है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत की जो सरकार है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री विद ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इट। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या रहती है। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसकी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सबसे अधिक दूसरे नंबर पर इंडिया की पॉपुलेशन है। ए सिंगल गवर्नमेंट कुड नॉट टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ सो मैनी पीपल्स प्रॉपरली। ये जो एक अकेली अगर सरकार होगी तो वो सभी लोगों को प्रॉपरली जो उनकी टेक केयर है या उनका जो कार्य है वो नहीं कर पाती है। सो द एंश्योर प्रॉपर गवर्नेंस 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन क्रिएटेड। क्या होता है, इसीलिए प्रॉपर गवर्नेंस, प्रॉपर कार्य करने के लिए 3 लेवल जो गवर्नेंस है वो कार्य करती है। उसके बाद 1 एट द लोकल लेवल, पहली क्या है लोकल लेवल, और एक क्या है 1 एट द लेवल ऑफ द स्टेट, दूसरी क्या है स्टेट लेवल पर, और थर्ड है 1 एट द नेशनल लेवल, और एक होती है नेशनल लेवल पर। यानी कि लोकल लेवल पर मान सकते हैं हम गांव में जो सरकार होती है जैसे ग्राम पंचायत में, स्टेट गवर्नमेंट पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पर हो जाती है, और नेशनल लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो 3 लेवल्स होते हैं। दस आवर गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार कार्य करती है, कैसे क्या होता है। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट दैट टेक केयर ऑफ द एंटायर कंट्री, इट इज बेस्ड एट न्यू दिल्ली। क्या होता है जो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टेक केयर करती है कंप्लीट कंट्री की, और इसका बेस्ड कहाँ है, न्यू दिल्ली में। स्टेट गवर्नमेंट दैट टेक केयर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, दे आर बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो इंडिया की कैपिटल के अंदर बैठती है और होल इंडिया को की केयर करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट की कैपिटल में अपना कार्य रखता है, उनका बेस होता है, और ये कंप्लीट स्टेट की देखरेख करती है। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट दैट टेक केयर ऑफ लोकल कम्युनिटीज। लोकल गवर्नमेंट होती है जो टेक केयर करती है लोकल कम्युनिटीज की। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। लेजिस्लेटर क्या होता है, पार्लियामेंट। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड है एग्जीक्यूटिव में क्या है, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अंदर द प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है जुडिशरी मतलब होता है न्यायाधीश या न्यायालय, उसके अंदर होता है सुप्रीम कोर्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, कंप्लीट हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर एक अकेली सरकार कार्य करने में मतलब प्रॉपर कार्य नहीं हो पाता है उसके लिए। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 लेवल्स वो कौन कौन से होते हैं, एक लेवल होता है हमारा लोकल लेवल, एक लेवल होता है हमारा स्टेट लेवल, और एक लेवल होता है नेशनल लेवल। अब हम लोकल लेवल पर क्या ले सकते हैं, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो हो सकती है, और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेक केयर करती है पूरी कंट्री की, और जिसका बेस कहाँ होता है, कंट्री की कैपिटल के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कंप्लीट स्टेट की टेक केयर करती है, कंप्लीट स्टेट का कार्य करती है, और वो स्टेट के
कैपिटल के अंदर उसका बेस होता है, तो कहाँ पर स्टेट की जो कैपिटल होती है उसके अंदर उसका बेस होता है, वहां से वो कार्य करती है। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो टेक केयर करती है लोकल कम्युनिटीज की। उसके बाद सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी जो ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ये फ्लो चार्ट है ये अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर रखा गया है, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। So thank you students. I hope you understand in the local government of India. इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. So thank you. I hope you understand. Good morning student. Myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our question number 1st, 2nd, 3rd of exercise 6.2. Divisibility rule के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन किए थे. Now we do our question number 4th. And 4th में हमें है डिविजिबिलिटी रूल, हमें 10 का, 4 का और जो रिमेनिंग जो हमारे रूल बचे हुए थे वो हम वो करते हैं. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 7. कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा? ए नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 7 इफ द सम ऑफ 3 टाइम्स डिजिट एट 10th प्लेस एंड द डिजिट एट 1st प्लेस इज डिविजिबल बाय 7. अगर कोई नंबर हमारे पास दिया है 1s और 10th प्लेस में और हम 3 टाइम उनको जो 10s की डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1s प्लस को उसमें ऐड करते हैं और फिर जो आंसर आता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो डिजिट भी 7 से डिविजिबल होगी. नेक्स्ट रूल है 7 से डिविजिबिलिटी का, ए नंबर ऑफ 3 डिजिट. ये जो रूल बताया था मैंने 2 डिजिट के लिए बताया था, अब हमारे पास 3 डिजिट के लिए और मोर डिजिट के लिए, मतलब उससे भी ज्यादा डिजिट के लिए कि वो 7 से डिविजिबल कब होगी? इफ द सम ऑफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट एंड ट्वाइस द नंबर फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 7. अगर हमारे पास जैसे डिजिट दिए इसके रिमेनिंग 2 डिजिट, ये हमारे पास 75, हमने इसमें 2 को प्लस किया और जो लास्ट के जो 100 और 1000 की जो डिजिट थी उसको आपस में उसको उससे मल्टीप्लाई किया और फिर उनको ऐड किया, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 7 से डिविजिबल है, तो डिजिट भी हमारी 7 से डिविजिबल होगी. डिविजिबिलिटी बाय 8. कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8. अगर जो डिजिट हमारे पास दी है उसकी लास्ट की 3 डिजिट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 86,120, तो जो हमारा 120 है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो ये डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगी. मीन्स हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ डिविजिबिलिटी रूल बाय 9. 9 का क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हो उनके डिजिट का जब हम ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी बाय 10. ए नंबर हैविंग 0 एट 1st प्लेस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10. अगर कोई भी नंबर हमारे पास दिया है और उसके 1st डिजिट 0 है, जैसे 870 में है 0, 70, 980, तो 1st प्लेस हमारे पास 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. तो बेटा ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल थे कि 7 से डिविजिबल कब होता है, 8 से कब होता है कोई नंबर डिविजिबल, 9 से और 10 से. नाउ इससे रिलेटेड अब हम करेंगे क्वेश्चन. एंड और क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10. तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? तो हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, अगर लास्ट में 0 आता है 1st प्लेस पे तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. सो नाउ वी स्टार्ट. सो और क्वेश्चन नंबर 4 थी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 10. हमें 10 से डिविजिबल करना था, तो बेटा 10 से डिविजिबल है नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारे 1st प्लेस पर 0 होना चाहिए. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 108, तो इसके 1st प्लेस पे हमारे पास 8 है, तो ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा. सो ये 10 से डिविजिबल नहीं है. एंड जी पार्ट में हमारे पास है 82,216, इसके भी 1st प्लेस पर क्या है 6, 0 नहीं है, तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा. एंड एल पार्ट है हमारे पास 81,67,610 और इसके 1st प्लेस पर क्या है 0, तो ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा. ओके स्टूडेंट.
सो बेटा कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके वंस प्लेस पर 0 होता है. सो नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 5th. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4? अब हमें इसमें चेक में करना है कि डिविजिबल बाई 4 कौन सा डिजिट 4 से डिविजिबल होता है. तो बेटा हमने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि हमें 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल कैसे हो सकता है उसके बारे में. तो लास्ट के 2 डिजिट टेंस और वंस डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. तो ये क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट है ई पार्ट 52,412. तो बेटा हमें टेंस और वंस की प्लेस देखनी है जो कि है 12 और 12 4 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर भी 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. नाउ के पार्ट में 9,07,122. तो बेटा इसके टेंस और वंस प्लेस पर है 22 और 22 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके स्टूडेंट, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं इससे चेक करने के लिए हमारे पास रूल ये है कि टेंस और वंस प्लेस को देखना है. अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. और क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 6th. नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 6th. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 8? क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है कि हमारा कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है. तो बेटा डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट के 3 डिजिट 100, टेंस और वंस वो तीनों अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. अगर हम 128 को डिवाइड करके देखते हैं 8 से तो ये पूरा डिविजिबल है. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ये 62,128 हमारा 8 से डिविजिबल है. नाउ वी डू और पार्ट ई 2,26,096. बेटा हमें इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं जो कि हमारा 8 से डिविजिबल है. तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, 26,096 जो नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल है. नाउ वी डू अवर एल पार्ट 81,20,026. तो बेटा इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हमने जो कि हमारे पास है 0 to 6 और वो 8 से डिविजिबल नहीं है. मीन्स हमारा जो पूरा नंबर है वो भी हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th था कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है? जब उसकी लास्ट डिजिट 0 होती है. और क्वेश्चन नंबर 5th में था 4 से डिविजिबल कब होता है कोई भी नंबर? जब लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होता है. क्वेश्चन नंबर 6 में है डिविजिबल बाई 8. कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होता है कब? जब हमारे उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. और क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th. नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 7th. To our question number 7th and question number 7th is which of the following numbers are divisible by 9? कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है बेटा? तो हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं इसके लिए हमारे पास जो भी नंबर दिए हैं उनमें उन डिजिट को प्लस किया. जैसे हमारे पास है 187 तो 1 + 8 + 7. अब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 16. पास 16 आया और 16 9 से डिविजिबल नहीं है. मीन्स हमारा 187 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा. एज इट इज नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर एफ एंड आवर क्वेश्चन नंबर एफ इज 2876. तो बेटा इसमें हमने डिजिट को प्लस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 8 + 7 + 6. जब हमने इनको प्लस किया तो 2 में 8 को प्लस किया 10 और 10 में 7 को प्लस किया 17 और 17 में 6 को प्लस किया 23. और जो बेटा हमारे डिजिट है 23 वो भी 9 से डिविजिबल नहीं है. मीन्स हमारा 2876 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा. नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर के. तो क्वेश्चन नंबर के में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट को प्लस करके देखेंगे. 6 + 4 + 6 + 0 + 9. जब हम इनको प्लस करेंगे 6 में 4 को प्लस किया 10 में 6 को प्लस किया 16 और 16 में 9 को प्लस किया 25. तो ये जो नंबर है हमारे पास 64,609 ये भी हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा. नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर एच ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. देखिए बेटा इसमें हमारा जो डिजिट है अब हम इसका आंसर करेंगे. हमें डिजिट को प्लस करना है 8 + 1 + 2 + 7 + 9. अब हम इन सबको ऐड करके देखेंगे. 8 में 1 प्लस किया 9 में 2 प्लस किया 11 में 7 को प्लस किया 18
18 में 9 को प्लस किया 27, और जो नंबर आया हमारा 27 वो 27 9 से डिविजिबल है, मीन्स हमारा जो 81,279 है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। Okay student, I think you understand very well our question number 7. Now we do our question number 8. Which of the following number are divisible by 6? अब हम इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हमारे पास रूल है, तो बेटा कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, अगर जो गिवन नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 होगा। अगर ओनली 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 और 3 से डिविजिबल होना कंपलसरी है। तो देखिए बेटा हम 2 से चेक करेंगे कि ये 612 2 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट डिजिट 2 है, इस मीन सी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और हम इनके डिजिट को प्लस करेंगे, 6 में 1 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, और 9 आया है तो डिविजिबल बाय 3 में हम डिजिट को प्लस करते हैं, तो जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर, जैसे हमने देखो 2 से चेक करना है तो लास्ट डिजिट देखनी है हमने, हमारे पास क्या है 2, और 3 से डिवाइड डिविजिबल है या नहीं तो हम इनको प्लस करके देखते हैं, और जो आंसर आता है वो अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो पूरी डिजिट हमारे नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो मीन्स वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 612 हमारा 6 से डिविजिबल है। एज इट इज नाउ वी चेक आवर क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से चेक करेंगे तो हम इनमें देखेंगे लास्ट डिजिट हमारे पास 6 है और जो 2 से डिविजिबल है, और हमें 3 से चेक करना है तो हम इनको प्लस करके देखेंगे, और जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 15, और 15 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, मीन 636 हमारे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हमारा ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर एल। हमारे पास एल क्वेश्चन है 37,54,806। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है नहीं है। तो हमारे पास जो डिजिट है उसमें लास्ट डिजिट को देखते हैं हम, जो 6 है जो कि हमारे 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 2 से तो डिविजिबल है। अब हमें 3 से चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इन नंबरों को जो डिजिट दिए उन सबको ऐड करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 33। तो 33 जो आया वो भी हमारा 3 से डिविजिबल, मीन्स हमारा जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर जे। बेटा देखिए जे क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि ए, जी और एल तीनों तो हमारे 6 से डिविजिबल है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हम 2 से चेक करेंगे तो हमें लास्ट 1 प्लेस पे डिजिट देखनी है 2, और जो कि हमारे 2 से डिविजिबल है, तो ये मीन्स हमारा नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। अब हमारा ये चेक करना है कि हमें 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इन डिजिट को प्लस करके देखेंगे, और हमारा आंसर आ गया 14, और जो 14 है बेटा वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स हमारा जो नंबर दिया है 7322 वो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो डियर स्टूडेंट्स, you can do your remaining parts of your question number 4th, 5th, 6th, 7th and 8th। तो जो भी आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक है उनके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our question answer of 5th chapter, but हमने 2 क्वेश्चन लेफ्ट करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट एफ में। सो आज वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, हाउ डिड दे मैनेज्ड मनी फॉर ब्रिंगिंग रामानुजन टू लंडन। तो आंसर क्या होगा, दे अरेंज्ड मनी विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर लिटिलवुड एंड अदर कॉलेजेस प्रूफ। उन्होंने मनी अरेंज क्यों की थी, उन्होंने प्रोफेसर जो कॉलेज में अदर प्रोफेसर थे उनकी हेल्प करने के लिए, और लिटिलवुड जो प्रोफेसर थे उनकी मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। स्टूडेंट सी पार्ट एफ की 2 क्वेश्चन है। ओके, व्हेन डिड रामानुजन्स मदर्स एग्री टू सेंड हिम टू लंडन। रामानुजन की मदर है उस कब एग्री हुई थी अपने बेटे को लंदन सेंड करने के लिए, भेजने के लिए। व्हेन वन नाइट
goddess Namakal said to his mothers in her dream that your son has a bright future. जब एक रात को नामकल जो गॉडेस है, देवी है, वो उनके सपने में आई थी और उसने बताया कि आपके बेटे का क्या है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, उज्जवल भविष्य है. देन सी एग्री, तो इसलिए वो क्या हुई, एग्री हो गई अपने बेटे को लंदन सेंड करने के लिए. एंड नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. अवर चैप्टर नेम म्यूजिकल ट्यून ऑफ पाइड पीपल. इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हेमेलिन वाज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. जर्मनी में हेमेलिन एक बहुत ही छोटा टाउन था. इट वाज फुल ऑफ बिग रैट्स. यह बहुत बड़े बड़े रैट से क्या था, भरा हुआ था. पीपल कुड फाइट विद द डॉग्स एंड किल द कैट्स. वहाँ के पीपल क्या करते थे, डॉग से फाइट करते थे और वो डॉग क्या करते थे, कैट्स को क्या करते थे, किल कर देते थे, मार देते थे. पीपल ऑफ हेमेलिन वर अ ग्रेट डिफ़िकल्टी. हेमेलिन्स के जो पीपल थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी को सहन कर रहे थे. द बिग रैट्स आर एट अप देयर ग्रेन्स स्केटर्ड थिंग्स इन द किचन. जो बड़े बड़े चूहे थे, वो उनके ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज और स्केटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखेरना. बड़े बड़े चूहे थे, वो उनका अनाज खराब कर देते थे और किचन में उनकी सारी चीज़ें क्या कर देते थे, बिखेर देते थे. दे निबल्ड देयर सोफाज एंड कर्टन्स टू पीसेस. निबल्स का मतलब मुंह मारना. वो क्या कर देते थे, कुतर देते थे. बड़े बड़े रैट्स थे, वो सोफे को, कर्टन्स को उनके छोटे छोटे पीसेस कर देते थे, काट देते थे. दीज रैट्स मेड देयर लाइव्स हेल्वेस. उन सारे चूहों ने पीपल्स की लाइफ को कैसे बना दिया था, नरक बना दिया था, नरक के बना दिया था. रैट्स वर एवरीवेयर. रैट्स अब हर जगह थे. दे मेड देयर लाइफ ऑफ पीपल मिसरेबल. मिसरेबल का मतलब होता है दुखी. उन्होंने लोगों की लाइफ को कैसा बना दिया था, दुखी बना दिया था. सारे लोग क्या हो गए थे, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थे. चिल्ड्रंस वर समटाइम्स बिटन बाय रैट्स. कुछ टाइम ऐसा होता था कि रैट्स के द्वारा चिल्ड्रंस भी काटे जाते थे, उन्हें चोट लग जाती. वन डे ऑल द पीपल गैदर्ड एंड मेट द म्योर. म्योर का मतलब होता है महापौर ऑफ द टाउन. एक दिन उस टाउन के सारे पीपल एक बड़ी सी जगह में इकट्ठा हुए. दे प्लेस्ड देयर प्रॉब्लम्स बिफोर हिम. वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना चाहते थे, हल निकालना चाहते थे उसका. दे म्योर वाज अ गुड मैन. जो महापौर था, उनका महापुरुष था, वो क्या था, एक गुड मैन था. ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, ए ह्यूज रिवार्ड विल बी गिवन टू द पर्सन हु कैन गेट रीड माई पीपल ऑफ द रैट्स मीन्स. उस बंदे को उसको बहुत अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा, बहुत अच्छा तोहफा दिया जाएगा जो पर्सन मेरी मदद करेगा इस रैट के खतरे को उठाने में. वन डे ए टाल थिन मैन विद अ लॉन्ग पाइप एंटर्ड द म्योर्स हॉल. एक दिन एक लंबा और पतला आदमी उस लॉन्ग पाइप में एंटर कर गया, जो कि खतरे का हॉल था. ही वाज अ वियरिंग ए स्ट्रेंज कलर ड्रेस. उसने बहुत ही टाइट कलर की, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज कलरफुल ड्रेस डाली हुई थी. ही सैड, इफ़ यू गिव मी 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड. उसने कहा कि अगर तुम मुझे 1,000 गोल्ड के पीसेस दोगे, आई विल गेट यू रीड ऑफ द रैट्स ऑफ द टाउन. द म्योर एग्री. तो वो उनको टाउन से भगाने में सफल हो पाएगा. द म्योर क्या हुआ, एग्री हो गया, सहमत हो गया. द पेड पाइपर एट वंस बिगेन टू प्ले ट्यून 1. जो पेड पाइपर था, उसने एक ट्यून को बजाना शुरू कर दिया. हियरिंग द मेलोडियस ट्यून. मेलोडियस का मतलब होता है मधुर. उस मधुर ट्यून को सुनने के बाद ऑल द रैट्स कम आउट द हाउसेस एंड फॉलोड द पीपल. सारे जो रैट्स थे वो क्या हुए, अपने हाउस से बाहर आ गए और पाइपर को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे.
सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग इज़ कंप्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रीडिंग and you also revise in your book. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 8 दो ही. कल मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, आप सभी ने शब्दार्थ कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में. आज मैं अभ्यास कार्य करा रही हूँ. अभ्यास कार्य में पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, सूर्य के उदय होते ही क्या होता है? उत्तर होगा, सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है. अगला प्रश्न है, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? उत्तर है, हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए. अगला प्रश्न है, किस धन को प्राप्त करना चाहिए? उत्तर होगा, संतोष धन को प्राप्त करना चाहिए. अभी हम करेंगे लिखित प्रश्न. पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए. तिमिर का नाश कब हुआ? तिमिर यानी अंधेरा. कब हुआ? चंद्रमा से, सूर्य से या तारों से? तो किससे हुआ? सूर्य से. यहाँ पर हम सूर्य से, इस विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे. अगला प्रश्न है, सब धन धूल के समान कब लगने लगता है? संतोष धन के आने पर, करोड़ों रुपया मिलने पर, हाथी घोड़े मिलने पर. तो सही उत्तर होगा संतोष धन के आने पर. अगला प्रश्न है, जहाँ क्रोध है वहाँ कौन होता है? ईश्वर, नफरत या मृत्यु? तो यहाँ पर उत्तर, सही उत्तर होगा मृत्यु. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, गुरु के ज्ञान से क्या लाभ होता है? उत्तर होगा, गुरु के ज्ञान से बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है. अगला प्रश्न है, मधुर बोली का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर होगा, मधुर बोली दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख प्रदान करती है. आगे है, हर कार्य में अति का त्याग क्यों करना चाहिए? उत्तर होगा, क्योंकि किसी भी कार्य में अति होना नुकसानदायक होता है. अगला प्रश्न है, भक्त को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर होगा, क्योंकि घमंड करने से भक्ति समाप्त हो जाती है. तो बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कार्य कराया है. आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं. तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in notepad. Today we practice in edit menu. Today we practice in edit menu. आज हम क्या करेंगे? edit menu की प्रैक्टिस करेंगे. अंडू क्या होगा? कंट्रोल जेड. अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड. कट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स. कॉपी की कंट्रोल प्लस सी. पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी. डिलीट की DEL डेल. फाइंड की कंट्रोल प्लस F. फाइंड नेक्स्ट F3. रिप्लेस कंट्रोल प्लस H. गो टू कंट्रोल प्लस G. सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस E. डेट एंड टाइम F5. सबसे पहले हम करते हैं एडिट मेन्यू में कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड. कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट. देखो, दिस वन इज द सिलेक्ट मेन्यू. सिलेक्ट ऑल. सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस A. सिलेक्ट किया हमने या तो शॉर्टकट की से या फिर विद द हेल्प ऑफ कर्सर. सिलेक्ट हो गया. देन क्या करेंगे हम? कॉपी. एडिट में जाके देन कॉपी. कॉपी हो गया. कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम? पेस्ट. देखो, एडिट में पेस्ट. एक बार कॉपी करने के बाद हम कितनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं? देखो, पेस्ट. क्या किया हमने? सबसे पहले हमने कॉपी किया, देन क्या किया हमने? पेस्ट. अब क्या करते हैं हम? कट. कट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट.
जो हमें कट करना है उसे क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एडिट मेन्यू, देन कट। क्या करेंगे, देन कट। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम कट। नेक्स्ट क्या है, डिलीट। डिलीट में भी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। जिस पार्ट को हमें डिलीट करना है उसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट, देन डिलीट। नाउ वी प्रैक्टिस इन एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हम प्रैक्टिस करते हैं फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F होगी और यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है S। मान लो हमें अभी फाइंड करना है S, तो क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ से हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ब्लिंक हो रहा है ब्लू कलर में। ये क्या फाइंड कर रहा है, यहाँ पे जितने भी S है यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे क्या है, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। देन कैन नॉट फाइंड S, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट मेन्यू में फाइंड नेक्स्ट F3। देखो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आगे S होगा तो ये क्या करेगा, शो। नेक्स्ट क्या है, एडिट मेन्यू में रिप्लेस। रिप्लेस में यहाँ पे करते हैं हम रिप्लेस। मान लो रिप्लेस में फाइंड व्हाट, क्या हमें फाइंड करना है, एंड देन रिप्लेस। रिप्लेस अगर मान लो हमें S की जगह रिप्लेस करना है G, क्या करेंगे, रिप्लेस या रिप्लेस ऑल। हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिप्लेस ऑल। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 होगा और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी चेंज एक साथ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे राइट दी स्टेप्स, यहाँ पे S की जगह सभी जगह चेंज हो गया है G में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एडिट में डेट एंड टाइम। यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है, यहाँ पे डेट एंड टाइम। एंड सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या होगा, कंट्रोल A शॉर्टकट की है और बाकी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो सभी स्टूडेंट्स इन शॉर्टकट की भी प्रैक्टिस करना बेटे। अंडू की होगी Ctrl+Z, जैसे अंडू की हो जाएगी Ctrl+Z, कट की हो जाएगी Ctrl+X, कॉपी की हो जाएगी Ctrl+C, पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V, डिलीट की हो जाएगी del, फाइंड की हो जाएगी Ctrl+F, सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी Ctrl+A, डेट एंड टाइम की हो जाएगी F5 एंड रिप्लेस की हो जाएगी Ctrl+H। सभी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।